5,000 लगभग 5,500 करोड़ रुपया मदरसों में दिया हो सिर्फ एजुकेशन के नाम पे, तो आप एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक पायलट के नाम बता दो जो मदरसे से पढ़ के कमर्शियल पायलट बनाओ, जो मदरसे से पढ़ के हॉस्पिटल में डॉक्टर बनाओ, एक मदरसे से पढ़ के जिसने बिल्डिंगें खड़ी करी हो जिसने इंजीनियर बनाओ। लेकिन हरीशरण जी, सवाल मेरा ये भी है कि आप बोल रहे हैं वाकई इतना डेवलपमेंट हुआ है, तो फिर सरकार को फ्री राशन देने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा कोई चुनावी कैंपेनिंग नहीं रहा है जिसमें आप बोलते हैं कि हम हिंदुओं को सेव करेंगे, हम भगवा की बात करेंगे, हम अखंड भारत की बात करेंगे। आप उसको तुष्टीकरण नहीं बोलेंगे जिसमें शिवलिंग पे कॉन्डम पहनाया गया? भारत तो सेकुलर कंट्री है ना। नाराय तकबीर, अल्लाहू अकबर, क्या ये कम्युनल नहीं है? आज कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी है। क्या भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुओं की पार्टी है? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और मैं हूं आपके साथ सोनी चंद्रा। देखिए, 2014 के बाद से भारत की राजनीति में क्या कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि जिससे देश का विपक्ष जो है लगातार सिकुड़ता हुआ नजर आया, और कहीं कहीं तो हमने पाया कि देश का विपक्ष खत्म ही हो चुका है, मर ही चुका है बिल्कुल। देखिए, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखा जाए तो भारत के लगभग 20 राज्यों में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है, 15 राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है और शेष राज्यों में जो है अलायंस के साथ बीजेपी सरकार चला रही है। विपक्ष के ऊपर मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि सिकुड़ता जा रहा है, यही कुछ कारण रहे हैं कि बीजेपी ने लगातार 5 साल से 6 साल से लगातार 3-3, 4-4 बार के जो मुख्यमंत्री उनको हरा करके अपनी सत्ता कायम करी है। यही हमारा आज का विशेष मुद्दा होने वाला है और हमारे साथ है हरीशरण देवगन जी। ये एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ एक किसान नेता भी हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे सर क्या कुछ मुद्दे रहे और आप किस नजरिए से देखते हैं कि देश के विपक्ष का जो एक बैक स्टेप रहा है इस राजनीति में, क्या कुछ विचार करते हैं सर आप? राजनीति की अगर हम राजनीति प्रॉपर कोर राजनीति की बात करते हैं तो 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो 2014 में जो प्रधानमंत्री और जो सरकार चुनी गई वो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला पे आई। 3 सत्र के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने गुजरात को जीरो टू हीरो बनाया, जिन्होंने गुजरात को एक डेवलपिंग स्टेट से डेवलप्ड स्टेट बनाया, टेक्नोलॉजी की बात करी, उसको अपग्रेड किया, उसमें एक समीकरण बनाया, समीकरण के साथ साथ में एक जीडीपी की वो सूर्योदय गुजरात में हुआ जिसकी वजह से उनको मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला से सिलेक्टेड होके आए हैं। ऐसा कोई तुष्टीकरण से सिलेक्ट होके नहीं आए जैसे कांग्रेस राज्य में होता आया। हमेशा समीकरण बना, गिव एंड टेक पॉलिसी हुई, सौदे हुए, सौदेबाजी हुई, हाथ मिलाया गया। लेकिन बीजेपी के मामले में अगर हम 2014 की बात करते हैं तो जब उनको सिलेक्ट किया गया तो वो ऑलरेडी एक अपनी डिलीवरी कर चुके थे, मतलब वो ही वॉज ऑलरेडी डिलीवरेबल। अपनी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ही वॉज ऑलमोस्ट अ परफॉर्म्ड चीफ मिनिस्टर फॉर 3 कंटिन्यूटी ईयर्स। 3 सत्र में चीफ मिनिस्टर होने के बाद जब वो दिल्ली आए तो उनके लिए हिंदुस्तान या राज्य या देश संभालना ज़्यादा आसान था। तो 2014 में के बाद में उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। 2014 में जब वो आए तो कुल मिला के 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, जिसमें से एक पंजाब था, और पंजाब में बीजेपी की जो फुटप्रिंट्स थे वो ना के बराबर थे। तो कुल मिला के हम 4 समझते हैं। लेकिन आज 2026 में 22 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है, 20 राज्यों में इंडिपेंडेंट में केसरी भगवा लहराता है। आपने मुझे जो कुछ भी प्रोग्रेस बताई, आपने मुझे मोदी जी की बताई, आपने मुझे बीजेपी की बताई, आम जनता का क्या प्रॉफिट हुआ इन सालों में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। गरीब जनता को, एक मिडिल क्लास फैमिली, क्या वो अपर क्लास फैमिली बन पाई, इन पर हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ नीतियां रही है बीजेपी पार्टी की, मोदी जी की, जो आम जनता के लिए वाकई लाभकारी रही है? अगर नीतियों की बात करते हैं या आम आदमी की बात करते हैं, अगर आम आदमी को अगर कोई बेनिफिट नहीं हुआ होता तो स्टेट में राज्य सरकारें दोबारा नहीं आती, यूपी में सरकार दोबारा नहीं आती। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, दोबारा नहीं आती। अगर फायदा नहीं हुआ होता आम आदमी को, आम आदमी का जागरूक नहीं हुआ होता, आम आदमी अगर अपनी पीड़ा से बाहर नहीं आया होता तो वो दोबारा सरकार नहीं चुनती। इसी जमाने में नल में पानी नहीं हुआ था और हर घर नल के सहारे, हर घर नल का जो एक पॉलिसी आई, हर घर के नल के सहारे आज 90% लोगों के घर में पानी है। अगर हम बिजली की बात करते हैं,
पहले औसतन से 8 घंटे बिजली आती थी घरों के अंदर, आज औसतन 92% बिजली आती है। 23 घंटे औसतन 24 घंटे में 22-23 घंटे औसतन, ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ये अपने मन से बात नहीं करता, आप कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। 22-22.5% औसतन रिकॉर्ड कायम हुआ है, जहाँ पे उन गाँव में बिजली पहुंची जहाँ गाँव में बिजलियां नहीं हुआ करती थी। सो ऐसे एक नहीं अनेक उपलब्धियां हैं और अनेक डेवलपमेंट है। घर नहीं था, घर बना के दिया गरीबों को, नौकरियां दी, नौकरियां बनाई, डेवलपमेंट हुई, शिक्षा का एक स्तर बढ़ाया गया। लेकिन हरिशरण जी, सवाल मेरा ये भी है कि आप बोल रहे हैं वाकई इतना डेवलपमेंट हुआ है, तो फिर सरकार को फ्री राशन देने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब जो लोग सरकार की फ्री सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, मतलब वो जरूरतमंद हैं, मतलब वो जो एक मिडिल क्लास इंसान की जो लिविंग लाइफ होती है, जो एक नीड होती है, वो उससे नीचे है, तभी तो सरकार की जो है सेवा का वो ले पा रहे हैं। वो राशन की बात कर रहे हैं आप। 70 साल के नुकसान की जो भरपाई है वो 13 या 12 या 13 सालों में नहीं हो सकती, उसके लिए एक समय लगता है। और समय के हिसाब से अगर हम आज देखें तो लोग फ्री राशन लेने से आस्ते आस्ते मना करने लगे हैं। लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर करने की इच्छुक हैं। आज वाइट राशन कार्ड की तादाद कम होती जा रही है, सेल्फ डिपेंडेंट है, आज वो आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, हो रहे हैं। जो नई जनरेशन है वो आज की डेट में राशन कार्ड की लाइनों में खड़ा नहीं रहना चाहती। आज की जो नई जनरेशन है वो काम करके राशन लाना चाहती हैं, राशन की लाइनों में खड़े रह के वाइट राशन कार्ड दिखा के फ्री का राशन, फ्री की तेल, फ्री की शक्कर, फ्री की दाल वो नहीं लेना चाहती। ये पैटर्न हो गया पुराना। आज की डेट में अगर आप देखो तो जो राशन वाले की दुकान हुआ, जो गवर्नमेंट राशन डिपो हुआ करते थे, वहाँ पे लाइनें जहाँ एंडलेस लाइनें हुआ करती थी, आज वो लाइनें बहुत कम रह गई हैं। कारण जो नई जनरेशन आई है, जो नए लोग आए हैं, उनको ये समझ में आता है कि फ्री का राशन जो है वो उनको आलसी बनाएगा, ना कि डेवलपिंग बनाएगा। अच्छा, एक और सवाल है मेरा ही नहीं, देश के विपक्ष राहुल गांधी इतने बड़े लीडर हैं, उनका भी सवाल हमेशा से यही रहा है कि मोदी जी ने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए क्या किया? सरकारी जब पहले से ही घड़ा पानी का भर चुका हो, तो जब भरा हुआ घड़ा होता है उसमें और पानी नहीं डाला जाता। इसी प्रकार से जब बिना रोजगार जनरेट करके जब जगह खाली थी ही नहीं, भरे हुई जगहों में भी और एम्प्लॉयमेंट जब वो ऑलरेडी कर चुके थे, तुष्टीकरण की राजनीति वो ऑलरेडी कर चुके थे, आज की सरकारी एम्प्लॉयमेंट पावर जो है वो ओवरलोडेड है। आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, विपक्ष बोल रहे हैं तुष्टीकरण, रियल तुष्टीकरण तो आप लोगों की पार्टी कर रही है। ऐसा कोई चुनावी कैंपेनिंग नहीं रहा है जिसमें आप बोलते हैं कि हम हिंदुओं को सेव करेंगे, हम भगवा की बात करेंगे, हम अखंड भारत की बात करेंगे। आपकी हर रैली में, हर जो है रोड शो में हमने देखा है कि भगवा झंडे लहराए जाते हैं, भगवा। तो मतलब क्या मैसेज दे रहे हैं आप जनता को? आप उसको तुष्टीकरण नहीं बोलेंगे जिसमें शिवलिंग पे कॉन्डोम पहनाया गया? क्या वो तुष्टीकरण नहीं है? आज अगर काली काली देवी का अगर यात्रा निकलती, उस पर पथरा हुआ, क्या वो तुष्टीकरण नहीं है? आज दरवाजा खुला अगर श्री दुर्गा मंदिर का, तो क्या वो तुष्टीकरण नहीं है? ये सब तुष्टीकरण जब ऑपोजिशन पार्टीज करती है तब आप लोगों को ध्यान नहीं देता। आज बीजेपी अगर अपने केसरी झंडे का हक मांगती है, आज जब बीजेपी अपने ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आती है, उसको आप तुष्टीकरण कहते हैं? उसको तुष्टीकरण नहीं कहते जो कांग्रेस ने इतने सालों से किया नहीं है। भारत तो सेकुलर कंट्री है ना, तो फिर यहाँ पे तुष्टीकरण जैसी कोई चीज नहीं है। तो मोदी जी इतने बड़े लीडर हैं, वर्ल्ड वाइड लीडर इन्हें कहा जाता है, तो अगर ये लोग भी ऐसी राजनीति करेंगे, सबको एक समान बात क्यों नहीं करते? बार बार क्यों बोलते कि हम अखंड भारत बनाएंगे? आखिरकार अखंड भारत जैसे शब्दों का उपयोग क्यों हो रहा है इस देश में? जैसे आप तुष्टीकरण की बात करते हैं तो नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, क्या ये कम्युनल नहीं है? ये कम्युनल नहीं है। जब महात्मा गांधी का देहांत हुआ, जब उनके आखिरी समय में उन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली कि हे राम, तो हे राम कम्युनल नहीं था। लेकिन अगर हे राम को कम्युनल बनाया तो ये मुगलत माइंडसेट के साथ जब कांग्रेस आई सामने, तो हे राम जो एक कॉमन नाम होना चाहिए था, जो एक स्पिरिचुअल नाम होना चाहिए था, जो हर घर में गूंजना चाहिए था, हर गली सड़क, हर मोहल्ले में गूंजना चाहिए था, उसको कम्युनल कर दिया। तो ये इसको बोलते हैं हम तुष्टीकरण, इसको बोलते हैं मिसगाइडिंग। आजादी के बाद केवल कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी थी जिसने देश को एक नई दिशा दी, जिसने देश को लगभग 60 साल जो है संभाल करके रखा और इस मुकाम तक पहुंचाया जिसे अब मोदी जी आगे जो है प्रमोट कर रहे हैं।
तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी का इस देश में जो योगदान है वो जीरो रहा है। किस मुकाम की बात करते हैं मैडम आप? कांग्रेस पार्टी की बात अगर हम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के पास गए तो कांग्रेस उस टाइम एक ऊंची सोच की पार्टी हुआ करती थी। आज कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी है। आज हम बात करते हैं इंदिरा गांधी से संजय गांधी से राजीव गांधी से सोनिया गांधी से राहुल गांधी। मतलब आप समझती हैं नेपोटिज्म क्या होता है? नेपोटिज्म हम लोग बॉलीवुड में यूज करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बॉलीवुड से ज्यादा नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में है। आप नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, मोदी जी भी तो इस पॉलिटिक्स को केवल अपने मित्रों के बीच ही तो चला रहे हैं। किस मित्र की बात करते हैं? आप अंबानी अडानी की बात कर लीजिए, चाहे प्राइवेटाइजेशन जो भी चीजें हो रही हैं उनकी बात कर लीजिए। ये हमेशा से विपक्ष का आरोप रहा है कि आप जो है इस पॉलिटिक्स को आप एक गुजरात लॉबी बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके सारे मित्र गुजराती हैं। अंबानी को ले लीजिए, अडानी को ले लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, सरकारी संस्थानें तो आप लोगों ने उन्हें रेंट पर दे दी हैं। तो ये कैसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? अगर आप अडानी से अंबानी से गुजरात की बात ही करते हैं और गुजरात से अगर आप लिंक करना चाहते हैं गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर मतलब हमारे आज के प्रधानमंत्री, तो आप ये क्यों बोलते हैं कि अडानी और अंबानी के जब पैर पसरे, उनका जन्म कांग्रेस के टाइम पे हुआ, जब उनका बिजनेस बढ़ा तो कांग्रेस के टाइम पे बढ़ा, जब उन्होंने ग्रोथ करी, जब वो इंटरनेशनल कंपनीज बनी तब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। और अगर बीजेपी की सरकार में अगर मैं ये भी समझता हूँ कि कांग्रेस पर इस पे इल्ज़ाम भी ना डालूं और मैं बोलूं कि यार अगर वो अडानी और अंबानी अगर वो इंटरनेशनल कंपनीज बन रही हैं और इंटरनेशनल एडिनबर्ग में भी जो उनकी रिपोर्ट आई जिसमें उसने कहा कि मैं 5000 नौकरियां जनरेट करूंगा, साउथ अफ्रीका में उसके अगेंस्ट में झंडा उठाया गया। और ऐसा भी नहीं है कि वो उनका निवेश सिर्फ बीजेपी होल्डिंग स्टेट्स में है, कांग्रेस के कंट्रोल के जो स्टेट्स हैं उनकी निवेश और उनकी इन्वेस्टमेंट वहां पर भी है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो अगर वो इतने ही बीजेपी वाले हैं तो फिर कांग्रेस स्टेट में उनके निवेश क्या कर रहे हैं? अच्छा सर, क्या भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुओं की पार्टी है? क्वेश्चन मार्क। अगर बीजेपी अगर सिर्फ हिंदुओं की पार्टी होती तो यूपी में मुसलमान सिलेक्ट नहीं हो रहे होते, मुसलमानों का दबदबा, उनका वर्चस्व खत्म होता और यूपी में मुसलमान जय श्री राम के नारे नहीं लगाते। तो वेस्ट बंगाल में भी अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ के मुस्लिम भी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी को निकाल के खुश है। अगर इतनी बात होती तो कांग्रेस नहीं आती, इतनी बात होती तो कांग्रेस आती, लेकिन कांग्रेस नहीं आई। आज वहाँ का आम मुसलमान भी जय श्री राम के नारे लगा के खुश है, संतुष्ट है, उसको पता है कि सही रास्ता है। बीजेपी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ना बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, ना बीजेपी सिख के खिलाफ है, ना बीजेपी किसी मुसलमान ईसाई सिख किसी माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, वो भी हमारे ही भाई बंधु हैं। तो सर फिर आपके लीडर्स, चाहे मैं योगी जी की बात करूं, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करूं, वो बोलते हैं हम मदरसे जो है पूरे देश में बंद होने चाहिए, योगी जी की कार्रवाई केवल मुसलमानों के ऊपर ही होती है, ऐसे विपक्ष का आरोप है कि हम बुलडोजर की बात करें। तो आखिरकार कहीं ना कहीं आप अपने जो फॉलोअर्स हैं पूरे भारत में जो है, आप उनको दिखा रहे हैं ना कि हम केवल हिंदुओं के लिए काम करते हैं। तो आप ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते हैं? आप अपने कामों में भी बताइए, जाहिर कीजिए कि हम सेकुलर हैं, हम पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। यूपी में जितनी गुंडाई थी वो मुसलमानों के कंट्रोल में थी, जितना भी गैंगस्टर और माफियागिरी था वो मुस्लिम्स के पास था। किसी भी गुंडाई की बात करते हैं तो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत दिलेरी से सामने आती है। वहाँ अगर वहाँ पे अगर साफ सफाई हुई या वहाँ पे अगर मुस्लिम की बात नहीं करते, हम क्रिमिनल की बात करते हैं। अगर क्रिमिनल के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाई, अगर क्रिमिनल को साफ किया गया और अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बैलेंस किया गया और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर कुछ क्रिमिनल्स डाउन हुए लेकिन बदनसीब से अगर वो मुस्लिम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम के खिलाफ है। अगर हम बात स्टेट की करते हैं, आदित्य योगीनाथ की बात करते हैं, तो वो क्रिमिनल के खिलाफ है। मुस्लिम्स के खिलाफ कभी योगी आदित्यनाथ ना कभी थे और मेरे ख्याल से ना कोई वो ऐसा स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो वो एक बात ज़रूर करते हैं कि वो 100% वोटिंग के लिए जाएंगे, जब भी जाते हैं वो 100% वोटिंग की एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो 100% वोटिंग के लिए राजनीति करते हैं। तो अगर आपको पता हो, टीएमसी के राज में ममता बनर्जी ने 5,460 करोड़ रुपए मदरसे को दिए, इसमें से 1100 और 1200 करोड़ रुपए उन्होंने इंडस्ट्री को दिए, 5460 करोड़ रुपए उन्होंने मदरसे को दिए। मदरसे में सिर्फ
मुस्लिम्स एंटी नेशनल मुस्लिम्स को तैयार करने के लिए दिए? क्या ये रीज़न था? तो अगर इसको भी अगर हमने काउंटर नहीं किया तो फिर हम किस बात के सनातनी? सनातन के पास खाना नहीं है, सनातन के पास नौकरी नहीं है और मदरसों के पास 5,500 करोड़ रुपए का डोनेशन है। अगर आप मदरसे की बात करते हैं तो 5,000 लगभग 5,500 करोड़ रुपया मदरसों में दिया हो सिर्फ एजुकेशन के नाम पे, तो आप एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक पायलट का नाम बता दो जो मदरसे से पढ़ के कमर्शियल पायलट बनाओ, जो मदरसे से पढ़ के हॉस्पिटल में डॉक्टर बनाओ, एक मदरसे से पढ़ के जिसने बिल्डिंगें खड़ी करी हो जिसने इंजीनियर बनाओ। तो आई थिंक मैडम हमारे को इस क्वेश्चन को रीथिंक करना चाहिए। रास्ता आगे बहुत लंबा है और ये सनातन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ धर्म नहीं है, ये अपने आप में पूरा ग्रंथ है और इस ग्रंथ को हर हिंदुस्तानी को पढ़ना चाहिए, भले वो किसी भी जात का हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये सवाल मैंने इतने तीखे सवाल इसलिए करे क्योंकि हमारे देश के विपक्ष के जो सवाल हैं वो लगभग मेरे सवालों से मिलते जुलते रहते हैं। तो यही कारण रहे, जैसे सर से मैंने चर्चा करी, सर के जो जवाब थे कहीं ना कहीं उन जवाबों में हमें ये जवाब भी मिला कि बीजेपी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, बीजेपी जो है वो विकास की राजनीति करती है। और यही कारण है बीजेपी के 2014 के बाद से जो है बीजेपी के तमाम राज्यों में उनकी गवर्नमेंट आना और विपक्ष का लगातार सिकुड़ते जाना।